हेलो एवरीवन। तो अभी हमें पढ़ना है इसके चैप्टर्स जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि हमारे इसके 12 चैप्टर्स है। इसका जो पहला चैप्टर है थ्रू द लुकिंग ग्लास, इनका पहला चैप्टर है लुकिंग ग्लास हाउस। जो एलिस है वो एक 7 साल की बच्ची है, बट उसका जो माइंड होता है वो बहुत ही इमेजिनेटिव माइंड होता है। तो एलिस अपने घर में होती है, विंटर का टाइम होता है। एलिस के पास दो किटन्स होती है जो आपके साथ मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। उसकी जो किटन्स होती है, एलिस उनके साथ खेल रही होती है। एलिस को बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, बट एलिस अपनी किटन्स के पीछे भाग रही होती है, वो उनको पकड़ना चाहती है। वो चाहती है कि वो सोए और उसकी जो एक किटन्स है वो उसके पास बैठे। बट किटन जो होती है वो एक बॉल के साथ खेल रही होती है। तो एलिस अब काम करती है, वहाँ पे फायर प्लेस होता है, जो हुड होता है वहाँ पे वो उस पे स्टैंड हो जाती है। मतलब जो फायर प्लेस, उसको मेंटल भी बोलते हैं, फायर प्लेस मेंटल के ऊपर चढ़ जाती है। और वहाँ पे एक मिरर होता है जो वॉल पे हैंग होता है, मतलब वॉल पे लटका होता है एक मिरर। एलिस उस मिरर की तरफ देखती है और अपनी किटन्स को बोलती है, मतलब उनको धमकाती है। वो उनको बोलती है कि ये जो मिरर है ना, इसके पीछे एक इमेजिनरी वर्ल्ड है, मैं तुम दोनों को उधर भेज दूंगी, तुम सबको मैं उधर भेज दूंगी। वो उनको बहुत ही गुस्से से धमकाती है। और एलिस क्या करती है, एलिस उस मिरर को देखती है और खुद उस इमेजिनरी वर्ल्ड में चली जाती है। असल में एलिस जो होती है वो अपनी आर्म चेयर पे बैठी होती है और एलिस सो जाती है। और एलिस नींद में मतलब ड्रीम देखती है, सपना देखती है, और अपने सपने में वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चली जाती है। ये एलिस का एक ड्रीम है। तो एलिस जिस इमेजिनरी वर्ल्ड में जाती है वहाँ पे सब कुछ अपोजिट होता है रियल वर्ल्ड का। तो एलिस जब इमेजिनरी वर्ल्ड में जाती है तो वहाँ पे वो देखती है अपने इर्द गिर्द, तो वो एक कमरे को देखती है। जैसे उसका अपना रूम होता है वहाँ पे उसको सेम वैसा एक रूम मिल जाता है। एवरीथिंग की सेम, सब कुछ सेम होता है वहाँ पे रियल वर्ल्ड की तरह उसके कमरे में। बट रियल वर्ल्ड में क्या था, रियल वर्ल्ड में विंटर था, तो इमेजिनरी वर्ल्ड में समर है। अगर वहाँ पे दिन था तो यहाँ पे रात है, अगर वहाँ पे रात थी तो यहाँ पे दिन था। तो एलिस क्या करती है, एलिस वहाँ पे देखती है, वहाँ पे जो चेसमैन्स थे वो सारे अलाइव थे। चेसमैन सारे अलाइव थे। वहाँ पे जो नॉन लिविंग थिंग्स थी वो लिविंग थिंग्स बन गई थी, मतलब लाइव बन गई थी, लिव, उनमें जान आ गई थी। तो उसको एक बुक मिलती है वहाँ पे, एक पोइट्री बुक मिलती है उसको, जैबर वॉकी मिलती है उसको वहाँ पे। एलिस वो बुक पढ़ना चाहती है, बट उसके जो वर्ड्स होते हैं ना वो रिवर्स हो जाते हैं, वो वर्ड्स क्योंकि अपोजिट था सब कुछ। तो एलिस वो बुक नहीं पढ़ पाती है। तो वो वर्ड्स जो होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं वर्ड्स, और उस वजह से एलिस घबरा जाती है और वो अपने रूम से, मतलब घर से बाहर निकल जाती है। तो वहाँ पे हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होता है, गार्डन ऑफ लाइव फ्लावर्स। तो एलिस क्या करती है, एलिस वो बुक पढ़ना चाहती थी बट वो पढ़ नहीं पाई और वो घर से बाहर आ गई। और जब वो बाहर आ गई तो वो गार्डन में आ गई। रियल वर्ल्ड में स्नो वाइप थी वहाँ पे, मतलब विंटर का टाइम था, स्नो थी बाहर। बट अब तो इसका इमेजिनरी वर्ल्ड है, यहाँ पे समर्स चल रहे हैं, सनी वेदर है, बहुत ही धूप है, स्प्रिंग चल रही है, बहुत अच्छे फ्लावर्स है वहाँ पे। बट वहाँ पे क्या है, लाइव फ्लावर्स। वो देख रही है कि जो फ्लावर्स है ये बातें कर रहे हैं। फ्लावर्स एलिस को बोलते हैं कि यहाँ से एक आगे एक रेड क्वीन है, एलिस को चाहिए कि वो क्वीन से मिले। और ये जो फ्लावर्स होती है एलिस के साथ बहुत ही इंसल्टिंग वे में बात करते हैं, मतलब रूड बिहेव करते हैं एलिस के साथ। एलिस जब आगे जाती है तो उसको रेड क्वीन मिलती है। जब एलिस रेड क्वीन के पास जाती है तो वो देखती है वहाँ पे एक बड़ी सी चेस गेम खेली जाती है। तो एलिस क्वीन को बोलती है कि क्वीन, मैं भी ज्वाइन करना चाहती हूँ, मतलब वो भी ज्वाइन करना चाहती थी, जो वो गेम खेल रहे थे वहाँ पे, चेस गेम खेल रहे थे, एलिस भी वो गेम ज्वाइन करना चाहती थी। तो क्वीन एलिस को अलो करती है और उसको कहती है कि तुम वाइट पॉन की फॉर्म में खेल सकती हो, ज्वाइन कर सकती हो हमें। अब हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट होता है, लुकिंग ग्लास इंसेक्ट्स। क्वीन एलिस को बोलती है कि ये पूरी कंट्री साइड है, जो ये पूरा यहाँ पे है, इसको चेस बोर्ड की तरह हमने डिवाइड किया है। एलिस अगर गेम खेलना चाहती है तो उसको वाइट क्वीन की वाइट पॉन में ज्वाइन करना होगा। और अगर एलिस सारे रोज खेल
कर 8th रो में जाएगी, मतलब 8th रैंक पे पहुंचेगी, तो वो ऑटोमेटिकली क्वीन बन सकती है। इन दिस इमेजिनरी वर्ल्ड एलिस, अब ये इमेजिनरी वर्ल्ड है, एलिस कहीं भी चली जाती है। अब एलिस आगे जाके एक ट्रेन में बैठ जाती है। उस ट्रेन में उसके साथ उस जर्नी में एक बैटल होता है, और एक मैन होता है जिसने वाइट पेपर का एक ड्रेस पहना होता है। ये लोग बहुत जगहों से जाते हैं, और एट द लास्ट ये लोग एक फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। इस फॉरेस्ट में एलिस को एक डिप्रेसिव बग मिलता है, और वो उधर डिफरेंट किस्म की क्रिएचर्स का बोलता है उसको। एलिस अपना सफ़र जारी रखती है। वो फिर एक जगह पहुंच जाती है जिधर लिखा होता है वुड वेयर थिंग्स हैव नो नेम्स। ये एक ऐसा फॉरेस्ट होता है जहाँ पर किसी को कुछ भी याद नहीं रहता है। एलिस वहाँ जाके उस फॉरेस्ट में जाके सब कुछ भूल जाती है। इवन उसको अपना खुद का नाम भी नहीं पता होता है कि वो एलिस है, ठीक है। उस फॉरेस्ट में जो भी जाता है उसको कुछ भी याद नहीं रहता है, मतलब उस फॉरेस्ट में इंसान अपनी याददाश्त खो देता है। एलिस को उधर एक पॉन मिलता है, उसकी हेल्प से एलिस दूसरी साइड पहुंच जाती है। जब वो दूसरी साइड पहुंच जाती है तब उसको पता चलता है कि वो एलिस है, वो एक ह्यूमन बीन है। और उसको बंदे को दूसरे को पता चल जाता है कि वो एक पॉन है, और जो पॉन है वो एलिस से डर कर भाग जाता है वहाँ से। तो यहाँ पे हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट होता है, ट्विडलम एंड ट्विडली। उधर वो दो फैटी ब्रदर्स होते हैं, वो ट्विन ब्रदर्स होते हैं जिनका नाम होता है ट्विडलम एंड ट्विडली। ट्विडली और ट्विडलम ये दोनों एक लंबी सी राइम पढ़ते हैं जिसका टाइटल होता है द वॉटरेस एंड द कारपेंटर, ठीक है। इनके पास एक इनके पास एक ट्री होता है, बहुत ही बड़ा ट्री होता है। वहाँ पे एक रेड किंग सोया होता है, और वो ऊंची ऊंची आवाज़ में खराटे लेता है, ठीक है। और उसकी जो खराटों की आवाज़ होती है ना, वो ऐसी होती है जैसे ट्रेन का इंजन चल रहा होता है। ये ट्विन ब्रदर्स बहुत ही मजाक करते हैं और एलिस को बहुत तंग करते हैं। ये समझते हैं एलिस एक ख्याल, खाली एक इमेजिनरी फिगर है। वो समझते हैं किंग जो है वो ड्रीम देख रहा है, और हकीकत में एलिस जो है ना, इनको लगता है इन ब्रदर्स को कि जो एलिस है वो उस किंग के ड्रीम की एक इमेजिनरी फिगर है। ये एक इमेजिनरी वर्ल्ड से आई है एलिस। तो एलिस एक खाली एक फिगर, इमेजिनरी फिगर है किंग के ड्रीम की। तो एलिस वहाँ से चली जाती है, और एलिस 4th रैंक में पहुँच जाती है। तो जहाँ पे हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट होता है, वूल एंड वाटर। एलिस अब वाइट क्वीन से मिलती है जो एब्सेंट माइंड होती है, पर वो प्रिटेंड कर ऐसे करती है कि उसको सब कुछ पता होता है। लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसको ये भी पता होता है कि फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है। हकीकत में उसको कुछ भी पता नहीं होता है। वो बहुत ही एब्सेंट माइंड होती है। एलिस और वाइट क्वीन अब दोनों मिलके चेस बोर्ड की 5th रैंक में आते हैं। जो उनका वो ब्रूक होता है वो ब्रूक और क्रॉस कर देती है, और वो 5th रैंक की तरफ चली जाती है। मतलब ये दोनों मगर एक साथ चले जाते हैं। और अब जो ये वाइट क्वीन थी एलिस के साथ, ये देखते देखते एक टॉकिंग शीप बन जाती है। मतलब शीप होता है ना, शीप बन जाती है, शीप की शक्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और उसके बाद हमारा 6th चैप्टर स्टार्ट होता है, हम्टी एंड डम्टी। एलिस जब ब्रूक क्रॉस करती है और 6th रैंक में आ जाती है, तो इधर वो हम्टी और डम्टी से मिलती है। और इधर वो, जैसे हम रियल वर्ल्ड में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उधर वो अनबर्थडे सेलिब्रेट करते हैं अपना। वो एलिस को डिफरेंट वर्ड्स की डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। तो वो एलिस को याद आता है कि जब वो अपने घर पे थी, तो वहाँ पे उसने एक पोइट्री बुक देखी थी जो रिवर्स में थी, जिसको एलिस पढ़ नहीं पाई। तो वो बोलती है कि ये इन इन दोनों ने मुझे बहुत सारे वर्ड्स की ट्रांसलेशंस बोली, मे बी ये उसकी भी मुझे बोले। तो एलिस उसको बोलती है कि उस बुक के बारे में मुझे बोलो। और जो ये हमटी डमटी है, ये जैबर वो की जो बुक है, ये उस बुक को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एलिस के साथ उस बुक को पढ़ते हैं। अब हमारा 7th चैप्टर जो है, द लाइन एंड द यूनिकॉर्न। ये एक लीजेंड है, ठीक है। ये एक लीजेंड है जिसमें ये दोनों आपस में जंग लड़ते हैं, मतलब जंग करते हैं, लाइन एंड द यूनिकॉर्न।
और फाइनली जो लाइन है वो विन हो जाता है और जो यूनिकॉर्न है वो हार जाता है। और अगर हम दूसरी तरह से देखें तो ये जो द लाइन एंड द यूनिकॉर्न है ना, ये रिप्रेजेंट करता है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को। जो लाइन होता है वो इंग्लैंड है और जो यूनिकॉर्न होता है वो स्कॉटलैंड होता है। कि जैसे 1603 में किंग जेम्स जो थे वो इंग्लैंड के किंग बन गए थे, मतलब बादशाह बन गए थे वहाँ के। तो उनको नाम पड़ा था किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड, बोला जाता था उनको। और वो स्कॉटलैंड के भी किंग थे, द जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, इसी तरह ये रेफरेंस सिंबॉलिक है थोड़ी सी इसमें। तो इस चैप्टर में हम्टी डम्टी जो है किंग हॉर्सेस और किंग मैंस की कमांड संभालते हैं। जो हम्टी डम्टी होते हैं वो किंग हॉर्सेस और किंग मैंस की कमांड संभालते हैं। और एट द लास्ट वो लोग वाइट किंग के साथ चले जाते हैं। इस चैप्टर में मार्च, हैरी और हेटर भी आते हैं जो एंग्लो सैकॉन मैसेंजर्स की फॉर्म में आते हैं। तो अब हमारा 8th चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है इट्स माई ओन इन्वेंशन। एलिस यूनिकॉर्न और लाइन की फाइट को छोड़कर आ जाती है और आगे बढ़ती है और वो ब्रुक क्रॉस करती है जिससे वो 7th रैंक में आ जाती है। अब ये फॉरेस्ट, मतलब जो ये फॉरेस्ट है ये रेड नाइट की टेरिटरी है। वो एलिस को कैप्चर करना चाहता है, यानी वाइट पॉन को ना, एलिस की वाइट पॉन को कैप्चर करना चाहता है जो एलिस है। अब एलिस की हेल्प के लिए वाइट नाइट आता है और एलिस को रेस्क्यू करता है। वाइट नाइट एलिस को अपने साथ फाइनल ब्रूक तक ले जाता है और एक लॉन्ग पोइम डिसाइड करता है जिसका टाइटल होता है हेड डॉग आइज। और हमारा जो 9th चैप्टर है क्वीन एलिस वो स्टार्ट हो जाता है। एलिस वाइट नाइट को जब फेयरवेल करती है, मतलब जब वो लोग एक राइम पढ़ते पढ़ते आगे चले जाते हैं और एलिस उसको अब फेयरवेल करती है, मतलब उसको बाय करती है, तो उसके बाद वो लास्ट ब्रोक करती है और ऑटोमेटिकली क्वीन बन जाती है, मतलब वो 8th रैंक में आ जाती है। जैसा उसको क्वीन ने बोला था अगर तुम 8th रैंक में आ गई तो तुम ऑटोमेटिकली क्वीन बन जाओगी। एलिस जो है अब वो ऑटोमेटिकली क्वीन बन जाती है। एलिस देखती है कि वो रेड क्वीन, और अचानक मतलब एलिस देखती है खुद को कि वो एक रेड क्वीन और वाइट क्वीन के बीच में बैठी होती है। और रेड क्वीन जो होती है ना वो एलिस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करती है, उसको बहुत तंग करती है फजूल बातें करके। वो उसको तंग करती है और एलिस उसको कोई जवाब मतलब दे देती है, या एलिस अपनी बात जब बदलती है तो जो रेड क्वीन होती है ना वो उसको बोलती है नहीं नहीं, अपनी बात पर रहो, जो तुमने बात एक दफ़ा करी है उसी बात पे रहो, अपनी बात को नहीं बदलो। अब वो एलिस को बोलती है कि वाइट क्वीन के लिए एक लैलाबाई सुनाए, मतलब कोई सिंगिंग करे और उस जिससे वाइट क्वीन को नींद आ जाए। तो एलिस को तो आता है नहीं, तो एलिस उसको देख के चुप हो जाती है। एलिस अब चुप करके बैठ जाती है, एलिस को नहीं आता है। तो अब रेड क्वीन खुद से ही सिंगिंग करना स्टार्ट करती है और जो वाइट क्वीन होती है वो सो जाती है। रेड क्वीन को भी नींद आ जाती है इसी दौरान। तो उसके बाद जो एलिस होती है वो रेड क्वीन की सिंगिंग में घूम जाती है जैसे। अब जब एलिस अपने सेंसेस में वापस आ जाती है तो उसको याद आता है उसने क्वीन बनने की खुशी में तो एक पार्टी होस्ट की थी जो वो भूल गई है। वो एक अब वो क्या करती है, अब अपनी जो उसने पार्टी होस्ट की है वह वहाँ पे पहुँचती है। वहाँ पे एक बड़ी सी टेबल, डिनर टेबल लगती है, डिनर करते हैं वो लोग वहाँ पे। एक बड़ी सी टेबल होती है जिसके साथ अप्रॉक्स 40 चेयर्स रखी होती है। ठीक है, अब हमारा चैप्टर 10 शेकिंग स्टार्ट होता है, जब खाना स्टार्ट होता है। जब वो लोग खाना खाते हैं तो रेड क्वीन और फिर से एलिस को तंग करती है, मतलब स्टार्ट करती है, वो उसको मैनर्स के बारे में बोलती है और उसको क्वेश्चंस करती है। तुम्हें पता है मैनर्स क्या होता है, मैथमेटिक्स के बारे में पूछती है, अल्फ़ाबेट्स के बारे में पूछती है, एंड हाउ टू मेक ब्रेड एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, उसको लैंग्वेज के बारे में पूछती है। मतलब वो एलिस को बहुत ज़्यादा तंग करती है। और जो ये एलिस की जो ये पार्टी है ना, पार्टी टर्न इनटू कियोस। ओके, उसके बाद एलिस को बहुत ही गुस्सा आता है और जो रेड क्वीन है ना, एलिस उसको ग्रैब करती है, मतलब एलिस उसको ज़ोर से शेक करती है, झंझोड़ती है उसको। तो एलिस उसको बहुत ही ज़ोर से झंझोड़ती है
और जब अब हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर 11 वेकिंग। एलिस अपनी उस रेड क्वीन को झंझोड़ती है, मतलब शेक करती रहती है। एलिस को अचानक होश आ जाता है, हमारा 11 चैप्टर है। एलिस को अचानक होश आ जाता है। वो देखती है कि वो अपनी सिटिंग रूम में बैठी होती है अपनी आर्म चेयर पे, और उस वो देखती है कि उसने अपनी ब्लैक किटन को पकड़ा होता है, जिसको वो झंझोड़ रही होती है, जिसको वो शेक कर रही होती है रेड क्वीन समझ के, ठीक है। और जो उसकी वाइट किटन है उसको वो वाइट क्वीन समझ रही होती है। अब हमारा चैप्टर 12 स्टार्ट होता है, विच ड्रीम्ड इट। एलिस जो होती है अपनी जो उसने ड्रीम देखा होता है वो उसको रिकॉल करती है एक बार, मतलब फिर से सोचती है। तो उसको याद आता है एक जगह कि जो मुझे वो फैटी ट्विन ब्रदर्स मिले थे, जो उन लोगों ने बोला कि तुम एक रेड किंग के ड्रीम की शक्ल हो। क्या वो सच है? वो रियलिटी है? एक किस्म का ड्रीम है, इमेजिनेशन है? एलिस सोचती है क्या वो सच में एक इमेजिनेशन है, मतलब एलिस को लगता है कि वो खुद अब एक इमेजिनेशन है रेड किंग की। और जो हमारी नॉवल है वो इसके साथ एंड हो जाती है। और इस एंड जो हमारी ये नॉवल है ये एक लास्ट लाइन के साथ एंड होती है, लाइफ व्हाट इज इट बट अ ड्रीम। अगर आप इसको एक फैंटेसी की तरह देखोगे तो आपको ये नॉवल पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा आपको, क्योंकि आप इसमें देखोगे चेसमैन्स है, ड्रीम्स है, फिगर्स है, तो आपको ये पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और जो हमारा ये नॉवल है ये हम बोल सकते हैं ये एक विक्टोरियन एरा का है, एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है इसमें। इसमें आप हम देख सकते हैं कि पॉलिटिक्स को सोसाइटी के अंदर कैसे प्ले करते हैं, ठीक है। ये एक गोल्डन एज में लिखा गया था, द गोल्डन एज ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। एंड हमारी नॉवल इसके साथ एंड होती है। एंड थैंक यू फॉर एवरीवन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर